हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस ये हमारा बॉक्स रहता है। ध्यान से सुनना बच्चों। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। जल्दी से फटाफट आंसर दो। क्या अब देखो पूछ क्या रहा है, केमिकल नेम नहीं पूछ रहा, कॉमन नेम पूछ रहा है। CaOCl2 का कॉमन नेम बताओ जल्दी से फटाफट। कॉमन नेम क्या है बच्चों इसका? ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। और अगर ये आ जाता कि केमिकल नेम बताओ, केमिकल नेम बताओ, तो केमिकल नेम क्या होता? Ca कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इज डेट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिसमें हम क्लोरीन का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसमें हम क्लोरीन डालते हैं और इल्ड मतलब मिलना, और क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो फटाफट से उसका नाम बताओ। उसका नाम है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। यही तो है जब हम इसमें क्लोरीन डालते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर निकल जाता है। तो उस सब्सटेंस का नाम क्या है? उस सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ रहा है? नेम द सोडियम कंपाउंड। उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ जिसका यूज करते हैं हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, या वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में, या हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में। तो उसका नाम क्या है बच्चों? वॉशिंग सोडा। उस सोडियम कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? वॉशिंग सोडा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। देखो यहाँ पर भी कहाँ है? हाँ ये रहा। वॉशिंग सोडा का यूज़, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा? व्हाट विल हैपन। क्या होगा अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम हीट करेंगे? कल पढ़ाया था ना कि जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस H2O निकलेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस वाटर निकलेगा, और कौन सी गैस लिबरेट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। पूछे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। मतलब इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन। वो इक्वेशन लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच की। यानी कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था? कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, ये था। इसमें जब हम 1.5 मॉलिक्यूल्स डालते हैं वाटर के तो क्या बनाता? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये बनाता। ये तो रिएक्शन लिखी जाएगी। और ये क्या बना है? जिप्सम बना है। क्या बना है बच्चों? जिप्सम। बताओ समझ आया या नहीं आया? और इस वाले में ना रिएक्शन लिख के दिखानी है, ये मतलब ये वाली रिएक्शन लिख के दिखानी है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस वाटर रिमूव होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये भी बॉक्स बच्चों आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस NCERT के वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराए हुए हैं। एक आधा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, उसको मैं करा देती हूँ। बाकी
बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो ना तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से आपको ये क्वेश्चंस करा दूँगी। वैसे अगर आपने मेरे से चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना बच्चों, क्योंकि सारे बॉक्स के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो ये कोई बाहर से तो आ नहीं रहे ना क्वेश्चन, तो ये आपका खुद का होमवर्क है कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे जो मैम ने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसमें से। ठीक है बच्चों, और अभी जो एक दो क्वेश्चंस अलग है थोड़े से, उनको मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये 7th क्वेश्चन देखो कि वाई डज डिस्टिल वाटर कौन सा होता है? जो आरओ वाला पानी होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर बोलते हैं। इज इट क्लियर? Why does distilled water do not conduct electricity whereas rain water does? इसका मतलब ये है कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि whereas माने जबकि वर्षा का पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। Why? What is the reason behind this बच्चों? तो रीज़न ये है कि जो आरओ वाला पानी होता है, वो जो डिस्टिल वाटर होता है बच्चों, वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है। क्या होता है? प्योर वाटर। और प्योर वाटर के अंदर आयंस नहीं होते। अब आयंस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बच्चों आयंस की ज़रूरत होती है। और कौन कौन से आयन? यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज जिसको बोलते हैं एनायन, यानी कि कैटायन और एनायन की नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। अब जो प्योर वाटर होता है डिस्टिल वाटर, उसमें आयंस ही प्रेजेंट नहीं होते। जब आयंस ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस पानी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? और जो वर्षा का पानी होता है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई जो वर्षा का पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज डिस्टिल वाटर एक प्योर वाटर होता है जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते। क्योंकि जब वो पानी फिल्टर होता है ना, तो वो आयंस भी उस पानी में से क्या हो जाते हैं बच्चों? रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? अब आगे देखो 8th वाला क्वेश्चन भी कि वाई डू एसिड नोट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कल परसों शायद एक टॉपिक पढ़ाया था कि जो एसिड होता है HCl, जैसे मैंने बताया था कि वो पानी की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में वो आयंस में टूटता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। क्योंकि जो पानी होता है ना वो अपने आप में कैटायन और एनायन में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, बताया था। तो अगर एसिड अगर इसमें क्वेश्चन क्या है कि अगर पानी प्रेजेंट नहीं होगा, पानी की एब्सेंस में जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते बच्चों? क्योंकि एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए क्या चाहिए? H पॉजिटिव आयंस चाहिए। अब पानी ही नहीं होगा तो उस पानी के अंदर जो पानी नहीं होगा तो वो पानी H पॉजिटिव में टूटेगा कैसे? मान लो ये बीकर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस हमने एसिड डाल दिए HCl। क्या ये अपने आप H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अगर इसके अंदर पहले से ही पानी प्रेजेंट है तो वो एसिड जब पानी में मिलेगा तब वो एसिड H पॉजिटिव में टूटेगा। समझ में बात आ रही है? और H पॉजिटिव में टूटेगा। एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए क्या चाहिए कि कोई भी चीज़ H पॉजिटिव रिलीज होना चाहिए, तो तब जाके H पॉजिटिव रिलीज होगा। अगर पानी प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी एसिड H पॉजिटिव आयंस नहीं देगा। जब H पॉजिटिव आयंस नहीं देगा तो डैट मीन्स वो एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। समझ आ रहा है? और सारे बच्चों क्वेश्चंस जो है वो सेम है, मैम ने कराए हुए, अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस क्वेश्चन को अगले दिन बता दूंगी। ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हिंदी में इसे शायद मेटल्स को धातु बोलते हैं,
धातु और अधातु, धातु और अधातु, ठीक है। तो इसकी ना प्रॉपर्टीज़ है, देखो स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहले मेरे को एक क्वेश्चन बता सकते हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों मेरे को आप बता सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? मैं किसी की नहीं पूछ रही, बस एक डिफरेंस पूछ रही हूँ। ये होता है ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? बच्चों ध्यान से सुनो, जिस भी वस्तु को, जिस भी चीज़ को हम देख के, उसके रंग को देख के, उसकी स्मेल को सूंघ कर, उसके फीचर को देखकर, उसकी क्वालिटी को देखकर अगर हम किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं तो वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान गोरा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो गोरा है, मतलब जिसको देखकर हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, वो उसकी होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। क्या होती है? फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व्स कलर, ओडर, स्मेल, ओडर माने भी स्मेल ही होती है, ओडर और स्मेल, कलर, ठीक है, बिहेवियर। अगर इन चीज़ों के बिहाफ पे अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो उसकी होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को रिएक्ट करवाएं, जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे कार्बन है, कार्बन ले लिया, जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तब बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको केमिकल्स के साथ रिएक्ट कराना पड़े, उन प्रॉपर्टीज़ को केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। इज़ डैट क्लियर बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फर्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। समझ आ रहे हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, इसको ना हम डिफरेंस में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? डिफरेंस में। चीज़ें जब डिफरेंस में होती है ना तो याद रहती है, एक तरफ मेटल और एक तरफ बच्चों नॉन मेटल्स, ठीक है। देखो बच्चों, जो मेटल्स होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं? चमकते हैं। क्या करते हैं? चमकते हैं। तो मेटल्स आर लश्यर। क्या होते हैं मेटल्स? लश्यर होते हैं। इधर लिखो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन लश्यर। नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ना साथ के साथ आप एक्सेप्शन केस भी लिखोगे। एक्सेप्शन केस क्या आ गया यहाँ पर कि नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं, लेकिन जो डायमंड होता है ना वो होता तो नॉन मेटल है, लेकिन वो आप देखते हैं ना कितना चमकता है, वो एक्सेप्शन डायमंड। एक्सेप्शन किसका आ गया बच्चों? डायमंड का, कि डायमंड है तो नॉन मेटल लेकिन वो तो शाइन करता है। लश्यर माने होता है, लश्यर की जगह आप शाइन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, शाइनी। लश्यर माने होता है चमकना, कि जो मेटल्स होते हैं वो लश्यर करते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लश्यर होते हैं, चमकते नहीं हैं। लेकिन एक्सेप्शन केस आ जाएगा डायमंड, कि डायमंड है तो नॉन मेटल्स लेकिन वो लश्यर करता है, वो चमकता है, ठीक है। अगला वो, उसके बाद देखो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं बच्चों? हार्ड होते हैं। यहाँ पर आ जाओ, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन फिर इसमें एक्सेप्शन केस वही डायमंड का, समझ आ रहे हो? एक्सेप्शन केस किसका? डायमंड का। अब डायमंड है तो नॉन मेटल लेकिन कितना कठोर होता है ना, कितना हार्ड होता है। उसके बाद
अगला पॉइंट थर्ड कि जो मेटल्स हैं उनके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स जो है वो मैलेबल होते हैं, मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल। मैलेबल का मतलब ये होता है बच्चों, जिन भी मेटल्स को बीट करके, पहले मैं मैलेबिलिटी क्या होती है, मैलेबिलिटी की डेफिनेशन बता देती हूँ। मैलेबिलिटी क्या होती है बच्चों, कुछ मेटल्स को पीट कर सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। This property is called malleability. This property is called malleability. देखो बच्चों, जो मेटल्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं। मैलेबल का मतलब होता है कि हम मेटल्स को पीट के क्या बना कर सकते हैं, मेटल्स की पतली पतली शीट बना सकते हैं। मतलब मेटल्स को पीट कर पतली शीट बनाना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल, क्योंकि मेटल्स को पीट कर हम उनसे पतली शीट बना सकते हैं, इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, मैलेबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो कि मेटल्स आर डक्टाइल्स। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब समझो, डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी कि मेटल्स से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, थिन वायर्स भी बना सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स की वो एबिलिटी टू बी ड्रोन, जिससे क्या बना सकते हैं, इनटू थिन वायर्स बना सकते हैं। थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब बच्चे यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूज होते हैं मैलेबल और डक्टाइल में। अब मतलब मेटल्स से अगर थिन शीट बनाई जाए तो वो उसको बोलते हैं मैलेबल। अगर मेटल से थिन वायर बनाई जाए तो उनको क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। जैसे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी 2 किलोमीटर थिन वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबी थिन वायर बना सकते हैं। समझ आ रहा है। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, मतलब कहने का ये है कि मेटल्स में से ना ईज़िली मेटल्स जल्दी से गर्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर मेटल ही तो है, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉपर की देखो, आपने देखा होगा घरों में ज़्यादातर कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम की वायर यूज़ करते हैं ना। तो कॉपर की वायर क्यों यूज़ करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में? कॉपर की वायर इसलिए यूज़ करते हैं कि जो कॉपर है ना वो जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, जल्दी से करंट को पकड़ता है, जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और कॉपर क्या है, मेटल है। कॉपर क्या है बच्चों, मेटल है। तो मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है बच्चों, हाई होता है, ठीक है। मेटल्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर हाई होता है। अब एक बात और सुन लो ध्यान से कि इसी में लिखना था कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जो बेस्ट कंडक्टर माना गया है, ठीक है। इसी में लिख लेना आगे
कि जो बेस्ट कंडक्टर माना गया, द बेस्ट कंडक्टर जो माना गया हीट का, कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो कौन कौन से माने गए? एक तो सिल्वर माना गया है और एक मैम ने लिखवाई दिया कॉपर, एक सिल्वर और एक कॉपर। और पुअर कंडक्टर, ये तो बेस्ट कंडक्टर हो गए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जिनमें से बहुत जल्दी करंट पास होता है, कॉपर और सिल्वर। और जो पुअर कंडक्टर है, जिनमें से बहुत आराम से या फिर नहीं भी पास होता करंट, वो कौन से हैं? वो कौन से हैं बच्चों? लीड और मरकरी। द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पुअर कंडक्टर कौन से हैं? लीड एंड मरकरी। समझ में बात आ रही है? उसके बाद 5वां 4 5 6 7वां पॉइंट ये लिखो बच्चों, जब हम मेटल्स को पीटते हैं ना तो उनमें से ना आवाज़ आती है। जब हम मेटल्स को ऐसे पीटेंगे ना तो उस मेटल में से आवाज़ आएगी और उस आवाज़ को बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो मेटल्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आवाज़ करने की भी प्रॉपर्टी होती है, जिसको बोलते हैं सोनोरस। तो क्या लिखेंगे? मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब है कि जब मेटल्स के सरफेस पर, ये मेटल्स को जब हम पीटते हैं, मेटल से कोई भी चीज़ स्ट्राइक करती है तो मेटल्स में से क्या आती है बच्चों? आवाज़ आती है और उस आवाज़ को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। समझ आ गया है बच्चों? आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर हम नॉन मेटल लिख रहे थे, अब थर्ड पॉइंट ये लिखना बच्चों, देखो मेटल्स तो मैलेबल थे लेकिन ये मैलेबल नहीं होते, मतलब हम नॉन मेटल से थिन शीट नहीं बना सकते। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल नहीं होते, मतलब कि नॉन मेटल्स को पीट कर हम थिन शीट नहीं बना सकते। उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब हम इनसे वायर भी नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट लिखना है कि अब ध्यान से सुनना, जो एक पॉइंट यहाँ पर और रह गया, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर जनरली वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम में अगर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई मेटल रखी हुई है तो वो सॉलिड होती है। लेकिन एक्सेप्शन केस ये है बच्चों कि जो मरकरी है वो है तो एक्सेप्शन मरकरी वाला केस एक्सेप्शन में चला जाएगा कि मरकरी है तो मेटल, लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाती है। मरकरी बिकम्स लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। समझ आ रहा है बच्चों? मरकरी है तो मेटल, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर क्या बन जाती है बच्चों? लिक्विड बन जाती है। क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायमंड का तो एग्जाम्पल लिखा ही है, और वो भी लिख लेना आयोडीन, नमक का। आयोडीन है तो नॉन मेटल, लेकिन ये भी तो चमक करता है, शाइनिंग करता है। समझ आ रहा है? उसके बाद और एक पॉइंट और मेटल्स में कि जो वो होती है, जो एल्कली मेटल्स होती है, एल्कली मेटल्स लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम पोटेशियम। अब ये है तो मेटल्स, और मैम ने क्या बता रखा है कि मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है। लेकिन ये वाली जो मेटल्स होती है ना, इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं? ये सॉफ्ट होती है, आर सो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होती है। इन डैट दे
कैन बी कट विद अ नाइफ, कट विद ए नाइफ ईजली। ये भी एक्सेप्शन वाला केस है कि जो मेटल्स होती है वो हार्ड होती है, मेटल्स हार्ड होती है, लेकिन ये वाली मेटल्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट होती है। इसी वजह से हम इनको चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये है मेरे बच्चों, ये एल्कली का मतलब क्या आ गया, जो मैम ने आपको पीरियडिक टेबल बताई थी ना, पीरियडिक टेबल में मैम ने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट साइड मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और राइट साइड नॉन मेटल्स। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना बच्चों, फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल्स होती है ना उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। समझ आ रहा है क्या बोल रही है मैम, कि जो पीरियडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप है किस तरफ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड। अब है तो उसमें मेटल्स, लेकिन उनको कौन सी मेटल्स बोला जाता है बच्चों, ये देखो ये आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। हाँ एक बात और बच्चों, उस दिन शायद मैंने इसको मेंडेलिव पीरियडिक टेबल बोल दिया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ हमारे माइंड में रहती है हम उसका अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं। तो मैम ने क्या बताया था कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड मेटल्स प्रेजेंट होती है, राइट साइड नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जिगजैग वाली लाइन होती है ये मेटलॉइड्स होते हैं बच्चों। लेकिन जो ये फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल्स होती है, फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल्स होती है, देखो अभी मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ना बच्चों, ऐसे तो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और ऊपर से नीचे क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप्स होते हैं, और लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, कि ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड और ये सेवन्थ पीरियड। आने वाले चैप्टरों में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी बच्चों। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल्स होती है ना उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और जो सेकंड ग्रुप की मेटल्स होती है, ऊपर लिखा है ना सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स होते हैं इनको बोलते हैं एल्केलाइन मेटल्स, एल्केलाइन मेटल्स। और ये फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और उसमें देखो किसका एग्जांपल, देखो हाइड्रोजन जो है वो ना ही मेटल होता ना ही नॉन मेटल होता। ये एक्सेप्शन केस है कि जो मेटल है, और कहीं कहीं लिखा रहता है कि जो मेटल है वो, जो हाइड्रोजन है वो मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये है तो मेटल, बट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और हम इनको ईजिली क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद फटाफट से चैप्टर आगे देखो और क्या लिखना है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, एक मिनट, हाँ, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अच्छी पकड़ नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अच्छी तरह से नहीं कंडक्ट कर पाते। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी। एक्सेप्शन क्या है, कार्बन के एलोट्रोप, कार्बन है एक नॉन मेटल, एक्सेप्शन क्या है, कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स। जो डायमंड है ना वो भी कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, और जो ग्रेफाइट होता है ना वो भी कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। और आपको पता है जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं ना उनकी अच्छी पकड़ होती है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी में गुड होते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सेप्शन लिखा है। छठा पॉइंट ये लिखो कि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नॉन मेटल्स का वो बहुत ही लो होता है। एक्सेप्शन फिर लिखो, कार्बन एंड इट्स एलोटोप्स, जो कार्बन और इसके एलोट्रोप्स होते हैं ना बच्चों, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कि इनके अलावा और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है लेकिन इनका हाई होता है। अच्छा मैम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोल रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि किसी भी डिग्री टेम्परेचर पर 0 डिग्री मतलब कोई भी डिग्री टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ मेल्ट हो जाती है ना तो वो पॉइंट वो बिंदु क्या कहलाया जाएगा, उस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कहलाया जाएगा। और अगर किसी भी बिंदु पर किसी भी डिग्री सेल्सियस पर कोई भी चीज़ फुल बॉयल हो जाती है ना तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद आई थिंक आ गया होगा सब समझ में। जो ध्यान से सुनो, एक और पॉइंट लिखो यहाँ पे कि जो आपको मैम ने क्या पढ़ाया था पिछले चैप्टर में कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल्स का नेचर, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जबकि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ पर लिखना है 10th पॉइंट में कि जो मेटल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। कैसे ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब ये चैप्टर हो मतलब इतना आपका हो चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम इस चैप्टर की मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। और जहाँ भी प्रॉब्लम आए, किसी भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को बता देना, मैं दोबारा से करा दूँगी। ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।